चलो, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेंज पूरा डिस्कस कर लिया था, याद है आपको? कंप्लीट रेंज क्या क्या पढ़ लिया था उसमें बताओ, बोलो। रेंज में क्या क्या पढ़ लिया था? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सारे रेंज देख लिए थे। तो जल्दी बताओ, तो मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल है? क्रोमियम का +6 हो सकता है, बोलो। कॉपर का मैक्सिमम +2, वेरी गुड। अच्छा, आयरन वाले ग्रुप में मैक्सिमम स्टेट क्या जा सकता है? आयरन वाले पूरे ग्रुप में आयरन का तो 2 and 3 ही होता है, याद है ना? बट आयरन के ग्रुप में मैक्सिमम कितना जा सकता है? +8। FeRuS मैंने बताया था, डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जो कि बिल्कुल अपोजिट है जैसा हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने देखा था पी ब्लॉक के केस में। ध्यान है? इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह सब कुछ ध्यान में है, बोलो। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, यानी रूल से हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, एंड कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का भी देखेंगे, ठीक है? तो पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे लास्ट टाइम, कितने लोगों ने किया? हाथ उठाओ तो। क्या क्या था बताओ? Cr, इसमें क्रोमियम का निकालना था। उसके बाद दूसरा बताओ, K2Cr2O7 में क्रोमियम का। नेक्स्ट, CrO5 में क्रोमियम का, बस। K3CrO8 इसमें क्रोमियम का। अब देखो बच्चों, समझो, सबसे पहले हम कौन सा मेथड लगाएंगे? रूल वाले मेथड से चलेंगे, ठीक है? अब ये बताओ, जब रूल से चलेंगे तो मुझे क्रोमियम का निकालना है, एज्यूम दैट टू बी X। बताओ ऑक्सीजन का नॉर्मली कितना होता है बेटा? माइनस। ये नॉर्मल स्टेट है इसका, माइनस। हालांकि -1 भी हो सकता है, एंड कंपाउंड्स के अंदर +1 भी हो सकता है, लेकिन +1 +2 बहुत रेयर है। किसके साथ? क्लोरीन के। अच्छा, यहाँ क्लोरीन का मैं कितना एज्यूम करूं? कितना एज्यूम करूं? हाँ देखो, जब भी वो साइड एटम की तरह आएगा ना क्लोरीन, जब कभी भी किनारे की तरफ आएगा, तो इसका हमें क्या एज्यूम करना चाहिए? -1। समझ गए? तो अब करेंगे तो बताओ क्या आएगा? x +2 × -2 -1 × 2 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा, स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा बेटा। Cr डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, Cl एंड Cl, CrO2Cl2। अब यहां से भी निकल जाएगा इजिली। समझ गए बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखे, ये अगर x है तो बताओ ये 2 × +1 +2 × x +7 × -2 इज इक्वल टू, तो यहां से क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 14 - 2 इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? +6। यहां तक करेक्ट है सबका? यहां तक करेक्ट है? क्या रेंज में आ रहा है ये बेटा? ओके, नाइस। अच्छा, यहाँ CrO5 का हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। CrO5 बताओ, क्रोमियम का कितना है ऑक्सीडेशन? मैं क्या एज्यूम करूं? x, तो क्या बोल देंगे? x +5 × -2 इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ गई? अब यहीं पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या क्या +10 ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का हो सकता है? कैसे मालूम? क्योंकि क्रोमियम का जो हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा था, आर्गन 3d5 4s1, तो मैक्सिमम कितना निकल सकता है बेटा? +6 अगर हम सभी के इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट ही कितना है? +6। इसका मतलब कि ये जो 10 आ रहा है ये रॉन्ग होगा। क्यों? बियॉन्ड रेंज, रेंज के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो फिर करेक्ट क्या है? तो जब कभी भी जनरली बियॉन्ड रेंज जाए ना, तो आप स्ट्रक्चर ही देख करके बनाओ, या जनरली हायर स्टेट की तरफ ही मूव करता है। तो देखो CrO5 में जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
को बोलते हैं बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है ये, ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, very special molecule. How many peroxide does it have, guys? How many peroxide does it have? बोलो, कितने peroxide है? 2, एक इधर और एक इधर, तो लिखो 2 peroxide में। और क्या कुछ खास बात लग रही है? 4 of the oxygen having -1 और सिर्फ यही ऐसा है जो -2, तो ये भी बात लिख लेना आप। 4 oxygen having -1 and 1 oxygen -2, very इंपॉर्टेंट। अब अगर आप ऐसा समझ गए ना, तो अब ब्रेक करोगे तो अब हो जाएगा आपसे, नहीं? तो इसलिए कई बार ना इस कंपाउंड को ऐसे लिखा जाता है, CrO5 के जगह पे ऐसा लिखा जाता है CrO2 होल ट्वाइस NO। समझ रहे हो? ये वाला कौन सा? -2 वाला, और ये सभी कौन से? -1 वाले। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ना, इससे बिल्कुल सही निकल जाता है। आर यू गाइस गेटिंग इट? समझ आ रहा है? चलो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं एक बारी। आप एक्स मेथड से निकालो और देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? तो इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि रेंज के बाहर तो जा ही नहीं सकता है। ये x एज्यूम करूंगा 3 × +1 प्लस x प्लस 8 × -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 - 3 विच इज 13। अगेन बियॉन्ड रेंज, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो फिर कैसा होगा? तो बोलते हैं बेसिकली ये है ना, जो इसमें जो स्ट्रक्चर है, दिस कैन बी रिटन एज 3K प्लस CrO8 -3। तो इसको अगर देखना हो तो ऐसा है बेटा, दिख रहा है कितने सारे पेरोक्साइड हैं इसमें? 2 4 6 8, ऑल दी 8 ऑक्सीजन आर देयर एंड सबके सब पेरोक्साइड लिंकेज में ही है। तो कितने पेरोक्साइड हुए? 1 2 3 एंड 4 पेरोक्साइड। एंड अब मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? नहीं, क्रोमियम का +5। वेरी गुड। तो देख रहे हो यहाँ बियॉन्ड रेंज जाने के बाद भी मैक्सिमम नहीं हुआ। ये अपने आप में बड़ा रेयर चीज है ना। जनरली बियॉन्ड जब चला जाए ना तो हाईएस्ट वैल्यू ही हो जाता है, बट यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू नहीं हुआ, इसलिए इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। नोटेड? हाँ जी बोलिए। क्रोमियम का नहीं, पोटेशियम तो हमेशा +1 में ही होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल यहीं पे K+K+K+, है ना। तो कंपाउंड है, आप उसको आयंस के फॉर्म में भी देख सकते हो। ओके बच्चों, गॉट इट? तो इसमें सारे ऑक्सीजन जो भी हैं सबके सब पेरोक्साइड लिंकेज में इन्वॉल्व है, ऑल हैव -1 लिंकेज। तो अगर सबका -1 कर दो, देखो तब भी आ जाएगा आंसर। करके देखो, करके देखो ना। 8 - 3 5 आ रहा हो। तो हम रिवर्स चल रहे हैं, स्ट्रक्चर देख करके हम रिवर्स जाने की कोशिश कर रहे हैं। किन में? नहीं देखो,
मैं जैसे बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। मुझे तो स्ट्रक्चर नेचुरली याद हो जाएंगे यार इतने सालों में ना, धीरे 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 करके दिमाग में ऑटोमेटिक, नहीं चाहो तो भी याद ही हो जाता है। आप 3-4 बार देख लो ना किसी मॉलिक्यूल को तो ध्यान आ ही जाता है कि ऐसा ही है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, ओके गाइस, नोटेड डाउन। चले स्टार्ट करें फिर। तो ऐसे करके आपको देखना है, करेक्ट। अगला देख लेते हैं हम लोग। तो इसके बाद हाँ, कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। तो पहला दिमाग में ये आएगा आपको कि कॉम्प्लेक्स, आखिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो देखो आप, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन उसका। देखो बॉक्स टाइप में नहीं, ऐसे देखो, जैसे ऐसा रहेगा NiCO4, ऐसा बॉक्स लग जाएगा, इसमें निकल का निकाल ना, ऐसा रहेगा। फिर Cr अमोनिया होल ट्वाइस, H2O होल ट्वाइस, Cl2 Cl, इसमें इसका निकालना है। रुक जाओ, अभी समझाऊंगा फिर इसके बाद हम। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये डब्बे वाले कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, रिलैक्स ना। एक्चुअली इसकी पूरी केमिस्ट्री हमें +2 में पढ़नी है, चैप्टर ही है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, उसमें जाके इसको पढ़ना। अरे बस समझ में। तो ये रहा, और मैं दिखा देता हूँ कुछ डरावने डरावने कंपाउंड। K4 FeCN6, क्या हुआ है? हाँ चलो, अच्छा K3 CONO2 होल 6। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। हाँ, रुक जाओ, इतना परेशान मत हो भाई। सो मेनी थिंग्स वी हैव टू डू। ये और कौन सा मैं दे दूं? हाँ ऐसा वाला, और डरा देता हूँ थोड़ा सा, COIN। तो देखो बच्चों, ऐसे तो मैं पूरा लिस्ट आपको समझा नहीं पाऊंगा। अरे समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठहर जाओ ठहर जाओ। देखो, सुन रहे हो ध्यान से? देखो बच्चों, जनरली जो भी डब्बे के अंदर कोई कंपाउंड है ना, तो उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा रहता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? यस, यहाँ पे हमारे पास मेटल रहता है, सेंट्रल मेटल और मेटल आयन, करेक्ट। और ये बगल में जो चिपके हुए रहते हैं इससे, जैसे यहाँ पे CO4 या अमोनिया ट्वाइस, H2O ट्वाइस, Cl2, ये जो स्पीसीज है ना, इनको लाइगेंड बोलते हैं। चलो यहाँ L ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 6 लिख दिया, कभी 4 हो जाता है।
6 4 5 कुछ भी हो सकता है। वो जो नंबरिंग है ना यहाँ पे कितना है, ये रेफर करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है बेसिकली। जब यहाँ पे आते हो तो देखो ये नंबर 3 है, जबकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यार जब ये टॉपिक आएगा ना तो हम लोग डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप समझ गए कि जो पहला एटम होगा मोस्टली ये डी ब्लॉक के होते हैं, होने के लिए कोई भी हो सकता है, बट मोस्टली ज्यादातर कंपाउंड डी ब्लॉक कैटायन का मिलता है। तो ऐसे कभी भी आ जाए आपके सामने, ऐसे डिब्बे बंद करके इधर इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके आ जाए बच्चों, ऐसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? कहने का मतलब ये होता है, ये बॉक्स लगाने का मतलब ये होता है, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करो ना तो ये बॉक्स के अंदर का स्पीशीज इकट्ठे रहता है, वो ब्रेक नहीं करता है। -4 और ये 4K+ आयन ऐसे मिलने वाला है आपको सॉल्यूशन के अंदर। तो इसीलिए वो बॉक्स लगाते हैं, मतलब ये सिंबलाइज करता है कि ये सब स्पीशीज इकट्ठे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ गए? अच्छा, अभी आते हैं काम की बात करते हैं कि यार ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। मेन तो हमारा भी वही काम है, अभी हम इनके केमिस्ट्री में जाने वाले हैं नहीं। तो देखो लाइगेंड के पूरे पूरे चार्जेस को हम समझ लेते हैं, कंफ्यूजन वही होता है। तो देखो कुछ तो बड़ा सिंपल सा है, जैसे अगर आपने H2O देख लिया तो उस पर चार्ज क्या है, बोलो ना बाबा, बोलो ना, 0। अच्छा सर CO है तो 0। अच्छा बच्चों इन इन इसको बोलते हैं, ध्यान से देखो, इन इज इक्वल टू NH2 CH2 CH2 NH2, ये इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसी को बोलते हैं इथिलीन डाइएमीन, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये इन। तो इसका भी चार्ज कितना होता है, 0। समझ आ रहा है? तो इनको बोलते हैं न्यूट्रल लाइगेंड। अमोनिया हो गया, वो भी 0 होता है। अरे बाबा, L is referring to general ligand, it could be anything, even ammonia is ligand, this is ligand, this is also ligand, यहाँ पे भी ligand है। वो तो मैं, ये नंबर पे मत जाओ अभी, अभी L को समझो जो मेटल के साथ यहाँ पे चिपका हुआ है, देखो क्रोमियम, ये अमोनिया। अमोनिया को ही हम क्या बोलने वाले हैं, लाइगेंड। समझ आया? CN को क्या बोलने वाले हैं, लाइगेंड। H2O को क्या बोलने वाले, लाइगेंड। Cl को, बॉक्स के बाहर जो है वो नॉर्मल आयन है, अंदर वाले आयन। समझ गए? ठीक, चलो अमोनिया आ गया तो 0। ये तो हो गए कौन से, न्यूट्रल लाइगेंड। अच्छा, नेगेटिव लाइगेंड्स भी होते हैं। बहुत सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो F-, Cl-, Br-, Ni-, हैलाइड क्या होगा, -1 चार्ज। बोलो बच्चों, इनसे मिलते जुलते कई सारे होते हैं, SCN-, CN-, स्यूडोहैलाइड टाइप में, CNO-, ये सब के सब -1 वाले। आ रहा है बात समझ में? कई बार ऐसा लिखा रहता है OX, OX का मतलब है ऑक्सिलेट, C2O4 -2, तो चार्ज कितना हो गया, माइनस। समझ में आ रहा है बच्चों? NO, NO मोस्टली किसी भी स्टेट में आ सकता है, 0 में मोस्टली होता है, +1 में भी होता है। तो NO ये कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है एंड +1 भी हो सकता है, बट हमारे केसेस में जनरली जो हमें एग्जांपल्स देखने हैं उनमें इसका +1 होता है। आ रहा है बात समझ में? तो इतने लाइगेंड को अपने दिमाग में रख लो, इतने इतने लिस्ट से आपका काम हो जाएगा। अब आ जाओ देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, हमने क्या सिखाया था कि एक तो तरीका क्या होता है कि भाई ऐसे होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, ऐसे ही करते थे ना हम लोग, बोलो। तो एक तो तरीका ये था कि मैं ऐसे लिखूं कि निकिल का X है, X प्लस कार्बन का जितना भी हो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। कैन आई राइट लाइक दिस? अरे बाबा बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 4 कॉमन लेके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 क्या लिख सकता हूं? और क्या सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज ऑफ लाइगेंड शुड बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द लाइगेंड? तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं दैट X + 4 इंटू चार्ज ऑन CO
बोलो बाबा, इज इक्वल टू 0, बोलो। और क्या चार्ज ऑन CO 0 है? तो बस यार x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। मतलब सर यहाँ पे 0 है ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे क्या चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, देखो हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर रूल सीखा है उससे तो हम पहुंच ही जाएंगे, आज नहीं कल तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन उससे अगर आप जल्दी करना चाहते हो ना, तो पूरे लाइगेंड के चार्ज को सीधा सीधा समझ लो कि वो एक एटम है और उसके हिसाब से कंसिडर कर लो। तो अगर आप सबको अलग अलग देखते तो लिखते x प्लस 4 इंटू कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूं CO को एक एटम ही समझ लो, तो CO पे चार्ज कितना है? 0। तो CO पे 0 है तो क्या लिखोगे? x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यही मैं बोल रहा हूं कि अब से पूरे लाइगेंड को इकट्ठे देखने की कोशिश करो। अरे समझ आया? तो यहां पे एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझना। एक काम करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। आयरन का मैं क्या मान लू? x। अच्छा पोटेशियम का कितना होता है बेटा? +1। कितने हैं पोटेशियम? प्लस आयरन का कितना एज्यूम किया? प्लस Cn पूरे का कितना होता है? -1। आ रहा है क्या समझ में? तो मैं क्या करूंगा? 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। यहां से कितनी लाइफ इजी हो गई यार, +2। नहीं तो क्या करना पड़ता? 6 इंटू कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 इंटू नाइट्रोजन, और ये जैसे ही करते ना तो तुम्हें उसके स्ट्रक्चर पे जाना पड़ जाएगा, CN माइनस में, CN माइनस में स्ट्रक्चर में जाना पड़ जाएगा और तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। फिर इसका इसका यहाँ पे आप चेक करोगे तो +2 होता है, और इसका चेक करोगे तो -3, सम करोगे तो -1 आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीधा सीधा -1 ले लो, और जो हमारा CN पे चार्ज था। तो इस ग्रुप, पूरे ग्रुप को, पूरे लाइगेंड को मैं ऐसा एज्यूम करूंगा जैसे एक सिंगल एटम है। तो कैसे करेंगे? जब इस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम हो, कहां से मालूम चलेगा? इधर से। वो अगर हमें मालूम हो तो 6 मल्टीप्लाई बाई वो कॉम्बिनेशन का चार्ज, दैट विल गिव अस द वैल्यू एंड इज इक्वल टू जो भी है मॉलिक्यूल पे चार्ज। क्या समझ आया? क्लियर हुआ? पंगे पता पड़ पा रहा है ना मैं क्या शॉर्टकट यूज करने की कोशिश कर रहा हूं? एक तो जनरल तरीका क्या है, मैं ऐसे लिखूं कि 4 इंटू पोटेशियम प्लस x इंटू आयरन प्लस 6 इंटू कार्बन प्लस 6 इंटू नाइट्रोजन, एक होता है ऐसे लिखना। बट हमें मालूम है यार 6 कार्बन एंड 6 नाइट्रोजन है, तो सम ऑफ चार्ज ऑन कार्बन एंड नाइट्रोजन का वैल्यू तो हमें पहले ही मालूम है, उस पर -1 चार्ज है। तो मैं दो बार ही क्यों लिखूं उसको? 6 इंटू सीधा CN का चार्ज लिख दूं ना, मेरा काम हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? दिस इज हाउ इट इज डिफरिंग विथ नॉर्मल कैलकुलेशन दैट वी यूज टू डू। इसलिए बॉक्स वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा स्पेशल हो जाता है। थोड़ा अभी करोगे प्रैक्टिस तो आ जाएगा, लेकिन पहले ये लिस्ट नोट करो, जनरल इंट्रोडक्शन नोट करो, फिर पहला एग्जाम्पल ये और दूसरा एग्जाम्पल ये कर लेना। अभी उन सब पे क्यों जाना है? अभी हमारे काम क्या है? बस ऑक्सीडेशन नंबर, अभी बस उसी पे फोकस रहना चाहिए, वो सीख जाना है। ठीक है? क्या बेटा? ये लाइगेंड, ये तो देखो ना H2O पे कोई चार्ज होता है क्या? तो बस हमने चार्ज वही लिखा है जो इस स्पीशीज पे आता है। भाई H2O में चार्ज अगर देखना हो, हे भगवान, अब ये मुझे यहां तक जाना पड़ेगा क्या? देखो +1 +1 -2 मिलके क्या हो गए? हाँ, कौन सी कॉमन से? जो चार्ज मैंने लिखा है दैट इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन द मॉलिक्यूल, वो मैंने लिखा है बाबा। H2O पे कोई चार्ज नहीं है, CO पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए इनको न्यूट्रल लाइगेंड बोलते हैं। समझ गए? अरे लुईस बेस ध्यान है ना, तो ऐसे ही स्पीशीज होते हैं ये लुईस बेस जैसा ही, बस मेटल आयन से जुड़ गए हैं, नाम बदल जाता है इनका, लाइगेंड काम वैसे ही है, लुईस बेस है। ठीक है? तो प्लीज गाइस ये नोट करो और फिर ये दोनों एग्जांपल लिख लो। मैं तो कहूंगा EN था बेटा, इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन, EN। अभी कुछ एग्जांपल कराता हूं, अभी सेट हो जाएगा, टेंशन नॉट। बस ये चार्जेस ध्यान रखो, ये सब के सब कैसे हैं? नेगेटिव लाइगेंड।
क्या हुआ बेटा? हाँ, कौन सा चार्ज इन स्पीसीज पे रहता है? जैसे नॉर्मली नेगेटिव आयन न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं ना बाबा, तो वही तो है इसमें इसमें इनको अलग से क्या देखने की जरूरत? जैसे यहाँ पे आपको थोड़ी ना दिखेगा, आपको यहाँ पे दिख पा रहा है क्या अमोनिया पे क्या चार्ज है? नहीं। लेकिन अमोनिया को आप नॉर्मली देखो तो आपको मालूम है कि NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा भी दिया है कि ताकि आपके ध्यान में रहे, ये सब कॉमन स्पीसीज हैं इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, चले करें आप। देन फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दी स्पीसीज, जो भी मैंने सर्कल कर रखे हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अभी आपको थोड़ी देर में आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये नोटेड, दिस थिंग नोटेड प्लीज। हाँ जी बोलिए। चलो बच्चों, हो गया। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाओ, इसका देखते हैं। क्रोमियम वाले का तो ट्राई कर लिया सबने, ये ट्राई किया? करो करो जल्दी करो। चले बच्चों स्टार्ट करें, आ जाओ देखते हैं। ये बताओ क्रोमियम पे क्या मैं एज्यूम कर लूं? एक्स। अब देखो यहां से, एक्स प्लस अमोनिया पे कोई चार्ज होता है बेटा? जीरो होता है। कितना अमोनिया है? 2 × 0। समझ आ रहा है? अच्छा, उसके बाद वाटर पे कोई चार्ज होता है? नहीं सर, 2 × 0। अच्छा, क्लोरीन पे कोई चार्ज होता है? ये सर, कितना? -1। अच्छा, बाहर वाले क्लोरीन पे भी चार्ज होगा क्या? बिल्कुल सर, -1। और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कितने लोगों का करेक्ट हुआ? हाथ उठाओ। वेरी गुड। बस आ गया यार, तुम लोग को टेंशन क्यों लेना, इतना आसान है। ये निकल गया तो हो गया खत्म। समझ पड़ा? कैसे अब यूज कर रहे हैं वो क्लियर हुआ ना? हाँ देखो, अब जो लोग थोड़े परेशान चल रहे हैं, परेशान आत्माओं को मैं बता दूं, NO3 माइनस, नाइट्राइट भी माइनस होता है। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अगर सल्फेट लिखा होगा तो क्या होगा? -2। अरे ये सब नेगेटिव आयन तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो फिर कार्बोनेट आया तो कितना होगा? तो अब सारे स्पीसीज को बताने की जरूरत थोड़ी ना है, वो तो आप खुद दिमाग लगाओ कि क्या होना चाहिए। तो चले अब स्टार्ट करें। ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, आगे बढ़ते हैं।
सीओ का। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो NOS है ना, NOS, इस पे चार्ज होता है -1। कुछ नहीं बेटा, वहां राइट साइड में कुछ लिखा है, उसका यूज करके इसको आंसर करो। चलो ये करें। इसमें क्या था बताओ, +1, इसका एज्यूम किया मैंने x, और इसका क्या होता है -1। सो 1 × 3 + x + 6 × -1 = क्या, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गया बेटा, बोलो। ग्रेट। यहाँ पे कितना आ गया बताओ, इसका x माना, x +3 × 0, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +3। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर = तो क्या यहां से मेरा x का वैल्यू निकल गया, +3। कितने लोग करेक्ट हुआ ये, है ना। अच्छा पता है इसको ऐसे लिखा जाता है, कोबाल्ट हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, पता है ऐसे लिखा जाता है। तो समझ जा रहे हो ना, एक ही मतलब रोमन नंबर में जनरली लिखते हैं। डी ब्लॉक कैटायन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली रोमन नंबर में लिखते हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन आए तो डरना मत, ये नॉर्मल सी बात है इनके लिए। ओके चलो बच्चों, यहाँ बताओ आयरन का कितना हुआ। क्या क्या बात है यार, तुम लोग तो बहुत ही, हाँ एग्जैक्टली, चार्जेस देने पड़ेंगे अभी, क्योंकि बाद में ये +2 में जाओगे तब लाइगेंड से आप फेमिलियर हो जाओगे, वरना अभी तो आपको वो करना ही है, कैलकुलेशन ही करना है अभी। आ जाओ देखते हैं फिर, अभी चेक करते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो। ओके, बहुत ही मजा आने वाला है मुझे तो। चलो बता, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बता। अच्छा कोई गेस करेगा, एनीबॉडी, एनी गेस, एनी गेस ऑन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन OH। गुड, वेरी गुड। OH इज सिंपली हाइड्रोक्साइड। शाबाश यार, अब तो टैलेंटेड हो गए तुम लोग। हाँ यहाँ लेड का निकालना है। हाँ बिल्कुल, और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जिंक का, कल डिस्कस किया था ना, कैंडियम +3 होता है, जिंक का +2 होता है। देखो इसीलिए रेंज मैंने पहले डिस्कस किया ताकि आपको उसमें कंफ्यूजन ना आए। सीक्वेंस ध्यान रखो, सीक्वेंस मैटर्स अ लॉट।
चले बच्चों स्टार्ट करें। यहाँ पे कर लिया सबने, ये तो हो गया ना, ये तो बता ही दिया। ये बताया क्या? नहीं बताया। तो देखो x 4 इंटू 1 प्लस x प्लस 5 इंटू बेटा कितना -1, वेरी गुड, प्लस -1 एंड होल इक्वल टू, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई +6 हो गया -4 +2। एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। एंड यहां पे अगर आप इसको x एज्यूम कर रहे हो तो ये कितना आ जाएगा, जिंक का कितना होता है, तो 2 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस 6 इंटू इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू फेरस हो गया ना बेसिकली। ग्रेट। यहां पे बताओ लेड का कितना आया, क्या बात है यार, सबका +2 ही आ रहा है क्या। x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से अभी पूछ लो, क्योंकि अभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। दिस इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ रेडॉक्स। अगर आपको इसमें कमांड हो गया तो आगे की चीज आपको बहुत स्मूथली समझ आएगा। कोई दिक्कत आ रहा है तो मेरे से पूछो अभी। एवरीथिंग ओके? Hg का देखो, Hg में दो फॉर्म होते हैं, एक होता है Hg2+2 और एक होता है सिंपली Hg2+। तो यहाँ पे क्लियरली Hg एक सिंगल ही है, तो इस पे पक्का +2 होगा। दो फॉर्म होते हैं इसके, एक डाई एटॉमिक के साथ +2 और एक बिल्कुल जैसे पेरोक्साइड नहीं होता है OO -1 वैसे ही है, Hg +1+1, ये मर्क्यूरस है। लेकिन वो बाहर लिखा हुआ है और एक सिंगल है, तो ये पक्का +2 में है। तो अब तो हो गया ये भी, बोलिए बच्चों, हो गया। तो Hg हो गया, अरे अरे बोल दो यार, हो गया क्या। तो ये x, तो 2 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, गॉट इट। क्या हुआ था, कोई बात नहीं, गलती से सही हो गया। ये तो मैंने बताया ना कि देखो, बाहर अगर Hg ट्वाइस लिखा हुआ है Hg2, तो चांसेस है वो +1 वाला भी हो सकता है। +1 का मतलब Hg2+2, तो मर्क्यूरी पे +1 चार्ज हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही सिंगल मर्क्यूरी है तो वो पक्का +2 वाला ही होगा। देखो सिंगल में तो कंफर्म है ना कि वो +2 है, डबल आएगा तो देखा जाएगा। तो ऐसे केस में एक्चुअली अंदर वाले का भी एक सेंस लेके चलना होता है। जैसे मान लो पहले इसका एज्यूम कर लो, फिर इसका कैलकुलेट करो और पता चला रेंज के बाहर आ गया, इसका मतलब गलत एज्यूम किया है, फिर दोबारा चेक कर लो। तो बहुत ट्रिकी होता है ये सब चीजें, है ना। बोलो बच्चों, ओके। अच्छा, तो जैसे देखो अभी हमने ऑक्सीजन अगर अंदर आए तो -2 होगा, OH आ गया तो -1 होगा। अगर O2 आ गया तो क्या समझेंगे, तब गेम हो सकता है, सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है एंड peroxide भी हो सकता है। अगेन दिस कॉल वी विल टेक बेस्ड ऑन द एग्जांपल, राइट। तो इनमें हम इसको यहीं पे एम्बिग्यूटी में ही छोड़ देंगे, एग्जांपल्स आएंगे तो अपना कॉमन सेंस लगा के करेंगे। वही रेंज वाली बात मैंने बोली है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात बोली, उन सबको ध्यान में रख के करते हैं। हालांकि ये बहुत रेयर है कि आपको सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड मिले, क्योंकि ये स्पीशीज बहुत ही अनस्टेबल होती है, तो कॉम्प्लेक्स में ये बनना बहुत रेयर फिनोमिना है। लेकिन आ गया तो हम लोग देखेंगे। जैसे देखो एक अभी एग्जांपल देखा था CrO5 का, वहां पे था ना, वो वहां पे तो सभी का -2 नहीं लिख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम तो हमारे पास रहेगी। तो that's it everybody. I have given you the fair enough idea about the oxidation number, how you are going to figure it out. अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसका यूज करके समझते हैं कितने टाइप के दुनिया भर में रिएक्शंस होते हैं ना। कटिंग डालो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। टाइप्स ऑफ रिएक्शन,
types of reaction. What is the basis of this classification? Yes, change in oxidation number. So basically types of chemical reaction में अगर मैं describe करूं based on oxidation number, we used to get two types. The one is known as redox. The other one is known as non-redox. समझ गए? नॉन रेडॉक्स से क्लियर कट डिस्कशन हो गया कि जहां पे कोई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ना हो रहा हो. ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा हो. लिख लो, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज ऑक्सीडेशन नंबर, और reaction in which there is no oxidation, no reduction taking place, no change in oxidation number, or the reaction in which there is no oxidation, no reduction. Or there is no oxidation, no reduction, no oxidation और no reduction. ठीक है. दूसरा कौन सा बेटा? दूसरा कौन सा हम बात कर रहे हैं? रेडॉक्स. तो रेडॉक्स का मतलब क्या है? ऐसे रिएक्शन जिनमें क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या फिर जहां पे चेंज हो रहा हो. तो सबसे पहले ये तो फिर भी कॉमन है, आपको दिख रहा होगा, हम लोग ये निकाल रहे हैं. इसको समझ लेते हैं कौन से. तो देखो बच्चों, जैसे मैं रिएक्शन करा दूं, कौन सा पहले देख लो फिर लिखना, अभी नोट बिल्कुल मत करना. HCl प्लस NaOH रिएक्शन करा दिया, बोलो. तो बताओ यहाँ पे क्लोरीन का कितना है, हाइड्रोजन का, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, ये रिएक्शन एसिड बेस 9 से स्टार्ट हो जाता है. तो ये NaCl प्लस वाटर, यहाँ पे बताओ, यहाँ बोलो, यहाँ कोई चेंज हुआ क्या? क्या किसी में कोई चेंजेस हुआ? कशिश यहाँ हाइड्रोजन का देखो +1 है, इस साइड में कितना है? सोडियम इधर, इधर क्लोराइड, इधर इस साइड, कहीं कोई चेंजेस हुआ क्या? तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, नॉन रेडॉक्स में एक तो ये, तो मतलब जैसे जो कॉमन एसिड बेस रिएक्शन होते हैं ना, एसिड प्लस बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, ये वाले रिएक्शन मोस्टली इसी कैटेगरी में आते हैं. अब मैं दूसरे कुछ एग्जांपल ले लूं, जैसे H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? CaSO4 सल्फेट प्लस H2O, ट्वाइस ऑफ दैट. कैन यू चेक दैट? क्या कोई ऑक्सीडेशन नंबर कहीं बदल रहा है? फटाफट निकालो सबके, चेक करके देखो. सभी का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकाल के दिखाओ, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकाल के दिखाओ. सभी का निकाल करके चेक करो और मुझे बताओ कहीं कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है. जस्ट डू इट फास्ट.
हाँ बच्चों, हो गया सबका? डिड यू गाइस गेट इट? चलो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ अब। हाँ बताओ, सल्फर का कितना है यहाँ बेटा? सल्फर +6, सबको दिख रहा है? यहाँ सल्फर देखो कितना है, सबको दिख रहा है? अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन +1, इधर भी +1, ऑक्सीजन -2, इधर -2, कैल्शियम +2 और इधर भी कैल्शियम। क्या कहीं कोई चेंज हुआ बेटा? तो ये भी कैसा रिएक्शन है? नॉन रेडॉक्स। समझ में आया? अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस पे चार्ज कितना है? +5, वेरी गुड। यहाँ बताओ, +5। यहाँ नाइट्रोजन पे कितना है? -3 ना बाबा। अरे देखो, इसका एक्स एज्यूम करो ना, x +4 × 1 -2 +1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -3। चेक करके देखो ना बाबा। यहाँ भी चेक करोगे तो ये तो +5 में है, क्योंकि आप समझो ये इससे H+ आयन सिर्फ निकलने से बना है, तो कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर वही रहने वाला है, +5 ही। और यहाँ पे -3, यहाँ +1, यहाँ माइनस, मतलब अगेन कोई चेंज नहीं हो रहा है बेटा। अरे देखो ना, ये रिएक्शन देखो, इसने एक प्रोटॉन अपना ट्रांसफर किया है बस इसको, यहाँ से H+, यहाँ से OH आयन मिलके वाटर बन गया, और ये H+ निकलने के बाद H2PO4- हो गया, और ये NH4+, तो ये NH4+ NH2PO4।
Okay, everybody. Okay, guys. Guys, hold on, hold on. मिटा दूं इसको? चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ना, थोड़ा ध्यान से देखो प्लीज बच्चों, डोंट। देखो सिल्वर नाइट्रेट ले रहा हूं और साथ में थोड़ा ध्यान से देखो NaCl ले लिया, और ये क्या बन जाता है, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3। यहाँ पे भी चेक करो। हाँ, इस एग्जाम्पल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो कहाँ पे दिक्कत है प्रिसाइसली। H2PO4 में यहाँ प्लस पाइप होगा, ये कैसे हुआ? देखो ना, ये H2PO4 क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे x एज्यूम करके निकाल लो। 2 × 1 प्लस x प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +5। आ गया समझ में? तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी एसिड से अगर आप सिर्फ H+H+ निकाल दो तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले भी 5 था, निकलने के बाद भी वो 5 ही रहेगा। यहाँ बताओ कोई चेंज हो रहा है, चेक करो सबका। I'll come to this point। यहाँ पे ट्राई कर लिया सबने, यहाँ ट्राई कर लिया सबने, यहाँ ट्राई कर लिया। अरे फिर रिलैक्स, मैं समझाता हूँ, ठीक है? तो बताओ यहाँ पे कोई चेंज हो रहा है बेटा? देख लो यार अच्छे से, एकदम बढ़िया से चेक कर लो, कोई चेंज हो रहा है? बहुत अच्छे से देख लो, कहीं कोई तकलीफ नहीं हो रहा है? चलो ग्रेट। यहाँ +1 है बच्चों, इसका कितना है, +5, +1 -1। उस साइड भी देखो सब सेम है, नॉन रेडॉक्स। तो बच्चों जब भी कोई एक सॉल्ट का रिएक्शन दूसरे किसी सॉल्ट से होता है और एक पीपीटी प्लस दूसरा कोई सॉल्युबल कंपाउंड बनता है, ऐसे केस में भी जनरली ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, क्योंकि आयंस बस एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट हो रहे होते हैं। तो आयन के माइग्रेशन से कोई चार्जेस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ गए? तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, कौन से बच्चों, नॉन रेडॉक्स के। इज दैट क्लियर? बोलो। अब रेडॉक्स के एग्जांपल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एकदम भरे पड़े हैं यार रेडॉक्स के एग्जांपल। हम लोग टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अभी थोड़ी देर में देखेंगे, पहले रेडॉक्स में देख लेते हैं कौन कौन सा है बच्चों। तो रेडॉक्स में अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा सिंपल सा रिएक्शन लूंगा, बहुत कॉमन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, कि जिंक रॉड को अगर कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाए, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है,
ये पढ़ रखा होगा बचपन से। अब जरा एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो तो कुछ चेंज हो रहा है क्या? चेक इट आउट गाइस, चेक इट आउट एवरीबॉडी। चेक इट आउट। हाँ, तो कितने लोगों को समझ आ रहा है कि चेंज हो रहा है? हाथ उठाओ। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल देता हूं। CO प्लस हाफ O2 फॉर्मिंग CO2। चेक करके बताओ। थर्ड रिएक्शन दे रहा हूं, Br2 प्लस NaOH फॉर्मिंग NaBr प्लस NaBrO3, थोड़ा सा हीट करने पे, एंड ऑफ कोर्स प्लस वाटर होगा। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं अभी रिएक्शन, बस आपको प्रोडक्ट्स बता रहा हूं। ऑफ कोर्स एक और बीच में मैं ऐसे डाल दे रहा हूं, बिल्कुल मेरा मन कर रहा है, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस और दे दूं क्या? चलो बच्चों, एक मिनट, बिल्कुल मुझे परेशान मत करो तुम लोग, एकदम ध्यान नहीं दूंगा मैं तुम लोग का। K2C2O4 क्या बन रहा है? ये बन रहा है MnSO4, और क्या बन रहा है? K2SO4, और क्या बन रहा है? और बताओ। CO2, हाँ बाय डिफॉल्ट H2। हाँ हाँ, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। चलो, पहले ऊपर वाले का दिख रहा है चेंज हो रहा है? बोलो। आगे देखते हैं। गॉट इट गाइस, गॉट इट? ये बताओ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ का क्या है, बोलो। 0 समझ आ रहा है? यहाँ 0 कैसे हुआ ये समझ आ रहा है? अरे बोलो यार, नहीं नहीं पता चला? क्योंकि ये प्योर एलिमेंट है, और एलिमेंट में अगर कोई और साथ में ना हो तो इलेक्ट्रॉन का ना तो कोई लॉस होगा ना तो कोई, तो दैट्स व्हाई इट विल बी 0। अच्छा यहाँ बताओ, ये तो समझ में आ रहा है? जिंक का तो +2, 0 से +2। अरे बच्चों बताओ यार, यहाँ कॉपर का कितना है? यहाँ कितना हो रहा है? अच्छा इधर से इधर हो रहा है। अच्छा यहाँ सल्फर का कितना है? अरे +6 ना बाबा। हाँ, SO4 पे चार्ज -2 होगा, सल्फर का तो +6 होगा ना। तो देखो सल्फर में कोई चेंज हुआ क्या? क्या इसका मतलब ये नॉन रेडॉक्स है? नहीं बाबा, रेडॉक्स के अंदर जरूरी नहीं है कि हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी अगर 2 स्पीशीज का भी, 1 स्पीशीज का भी कुछ चेंज हो गया ना तो बोल देंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन, बस उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दिखना चाहिए। नहीं हो रहा है तो नॉन रेडॉक्स। बताओ ये कौन सा प्रोसेस है? जिंक 0 से +2, ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडाइज हो वो काम कैसा करता है? रिड्यूसिंग एज। अच्छा इसका क्या हो रहा है बच्चों?
और जिसका रिडक्शन हो काम कैसा करता है? क्या मैं बोल सकता हूँ सल्फेट आयन स्पेक्टेटर की तरह काम कर रहा है? स्पेक्टेटर मतलब दर्शक जो होते हैं, गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो बस बैलेंस कर रहा है, इधर भी और उधर भी, बस समझ रहे हो ना? वो ऐसे पड़ोसियों को देखा है जो दो लोगों के झगड़े में बस मजे लेते हैं, और भाई साहब अरे आपको वो गाली दिया पता है, वो लड़ रहे हैं, तो ये वाला काम कर रहा है, इन दोनों को लड़ा रहा है रेड हॉक्स का, और ये बस कभी इसके साथ कभी इसके साथ चला गया। तो दिस इज स्पेक्टेटर आयन, इज दैट क्लियर? तो बच्चों यहां पे देख के बताओ, CO प्लस हाफ O2 फॉर्मिंग CO2, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कार्बन का कितना है यहाँ पे? +2, वेरी गुड। अच्छा मैं बार बार ऑक्सीजन को क्यों नेग्लेक्ट मार रहा हूँ? क्योंकि ऑक्सीजन मोस्टली किस में होता है? -2 में, तो इसलिए कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जहां पे ऑक्सीजन में कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, अदरवाइज मोस्टली ऑक्सीजन में, तो इसलिए मैं ऑक्सीजन की तरफ देख ही नहीं रहा हूं। तो ये +2 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ देखो, देखना इधर देखना है, मजाक नहीं करना इसके साथ। इधर कितना है? -2, ये कितना आ गया? प्लस। तो अब बताओ ये +2 से कहाँ गया और ये 0 से कहाँ गया? इसका क्या हुआ? इसका क्या काम हुआ? ये काम कैसा करेगा? ये कैसा? बस, तो एक तो बड़ा सिंपल सिंपल सा क्लियर हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट रिएक्शन चेक करो, जल्दी जल्दी करो। हाँ, स्पेक्टेटर आयन, सल्फेट आयन स्पेक्टेटर था। अभी उस सब टर्मिनोलॉजी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस समझा दे रहा हूँ। इसको नोट कर लिया? बच्चों क्लियर हो गया क्या? अच्छा यहाँ पे देख रहे हो आप कुछ खास बात? इसका 0 है, यहाँ इसका कितना है, और यहाँ इसका कितना है? चेक कर लो, चेक कर लो आप आराम से, टाइम है आपके पास, चेक इट आउट। हम्म, हाँ बताता हूँ इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, आओ समझाते हैं। तो ये निकाल लिया सबने। आपको कुछ अलग सी चीज दिख रही है इसमें कि देखो ये Br2 0 है, और NaOH के प्रेजेंस में ये Br माइनस में भी जा रहा है, और साथ में +5 में भी जा रहा है। बड़ा वियर्ड सा नहीं लग रहा है आपको?
और बाकियों में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। देखो सोडियम +1 इधर भी ऑक्सीजन -2 चारों तरफ, हाइड्रोजन +1 समझ में आ रहा है। देखो इसमें खास बात क्या है कि ब्रोमीन का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ब्रोमीन का ही क्या हो रहा है। तो बेटा देखो इसमें आप बोलोगे ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ब्रोमीन ही, मतलब इसको एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखने के बजाय ज्यादा अच्छा ऐसे लिखा जाता है, दो अलग अलग ब्रोमीन लिख लेते हैं, एक को ऑक्सीडेशन में करा देते हैं और दूसरे को रिडक्शन, NaBr प्लस NaBrO3, एक का 0 से -1 और दूसरे का 0 से, तो एक को ऐसे देख लेते हैं, दूसरे को ऐसे देख। समझ आया? तो अब आप देखो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया। ऐसे रिएक्शन को स्पेशल कैटेगरी ऑफ रेडॉक्स में रखते हैं जिसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। अभी बताता हूं, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स में भी क्लासिफिकेशन सिखाना है मुझे। समझ गए बात? तो ये मॉलिक्यूल में पता चला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ब्रोमीन है एंड रिड्यूसिंग। ट्राई टू लुक एट दिस रिएक्शन इन दिस वे। गॉट इट? रेडॉक्स दिख रहा है? बोलो। चलो बच्चों, पता है अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप गर्म कर दो तो ये N2O बनता है और H2O बनता है, और वहीं अगर अमोनियम नाइट्राइट को अगर आप हीट कर दो तो ये N2 प्लस वाटर बनता है। ट्राई टू फिगर आउट। नोटेड? डन? हाँ चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। मिटा दो इसको, तो मिटा दो। अच्छा ये बताओ लास्ट वाला किया क्या सबने? ये रह गया, ये रह गया कि नहीं? ये हो गया ना? नहीं। आप ये बताओ बच्चों, ये करोगे एग्जाम्पल तो आपको KMnO4 में पोटेशियम का +5 दिख रहा है, सॉरी मैंगनीज का +5, सॉरी +7 दिख रहा है?
इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ आपको +6 दिख रहा है, यहाँ कार्बन का +3 दिख रहा है। यहाँ तक कितने लोगों ने निकाला हुआ है हाथ उठाओ। क्या हुआ अखिल, तुमने क्यों नहीं निकाला अभी? यहाँ मैंगनीज का कितना है बेटा? वेरी गुड। सल्फर का, कार्बन का, अब कितने लोगों को दिख रहा है सर ये 7 से कहां जा रहा है, कहां हो क्या रहा है? अच्छा यहाँ, यहाँ ये कहां से कहां जा रहा है, हो क्या रहा है इसका? तो ये कैसा काम करेगा? वेरी गुड। और ये कैसा काम करेगा? समझ गए? बाकी सब यूजलेस हैं, बाकी सब यूजलेस स्पीशीज हैं। काम के स्पीशीज यही हैं जिनमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो और जिनमें रिडक्शन हो रहा हो। आ गया बात समझ में? क्या बेटा? हाँ, किसका बताओ? किसी का भी नहीं होगा बाबा, पोटेशियम तो हमेशा +1 से +1 में ही रहेगा। अरे आ रहा है क्या समझ में? हाँ चलो ग्रेट। ये दोनों करो और साथ में 2-3 एग्जाम्पल और मैं आपके सामने देता हूं। H2O2 प्लस PbS फॉर्मिंग PbSO4 प्लस H2O। H2O2 plus NaNO2 becoming NaNO3 plus water. H2O2 plus chromium plus 3 in basic medium becoming CrO4 minus 2 plus water. H2O2 plus H2SO4 plus KMNO4 forming oxygen plus MnSO4 plus K2SO4 plus water and plus ... ये सारा सिर्फ इसलिए दे रहा हूं बच्चों ताकि आपकी प्रैक्टिस हो दोनों चीजों की, ऑक्सीडेशन नंबर की भी, रिएक्शन पहचानने की भी। तो गो अहेड, गो अहेड।
हो गया बच्चों, प्यारे बच्चों, हो गया। हो गए सारे, बोलिए बच्चों। बच्चों बताइए। मिटा दूं? चलो कर लिया। बताओ, आपने ये वाला एग्जाम्पल किया बेटा, NH4NO3 ऑन हीटिंग N2O प्लस वाटर, ये किया। यहाँ बताओ कितना आ रहा है, -3। यहाँ कितना दिख रहा है ना, NH4NO3। ये अलग अलग है, इसको कैसे करेंगे, ब्रेक कर दो इसको। ये अमोनियम कैटायन होता है, नहीं दोनों का सेम नहीं है ना। देखो, दो अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन है इसमें, एक नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक इसके साथ, तो दोनों का सेम हो ये जरूरी नहीं है ना। हाँ, एवरेज स्टेट आपका बिल्कुल सही आ रहा होगा अगर एवरेज निकालना हो, लेकिन अभी मैं एवरेज नहीं पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, -3 एंड यहाँ +5। अब दिख रहा है, अब क्लियर दिखेगा अगर आप ऐसे ब्रेक कर लोगे तो। अब यहाँ देखो +1 आ रहा है बेटा, तो -3 से +1 एंड +5 से, अरे नाइट्रोजन ही है ना। तो कहने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन और इसका, ठीक है यहाँ तक। और ऐसे ही दूसरे वाले का भी देख लिया होगा, कौन सा, NH4NO2 हीटिंग N2 प्लस, यहाँ पे -3 + 0। सब समझ गए होगे। इसमें देख रहे हो सेम ही स्पीशीज में अलग अलग एटम, अलग अलग स्टेट से। इसके पहले वाला एग्जांपल ब्रोमीन का अलग था, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम था, 0 ही था। यहाँ पे क्या है, -3 एंड +3, इधर कितना है अलग। तो अलग अलग ऑक्सीडेशन से हो रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। अभी आता हूं मैं, बताता हूँ। ठीक है, हो गया ये, यहाँ कर लिया सबने क्या। अब देखो ये वो वाला केस है बच्चों जहां आपको थोड़ा विजिलेंट रहना है। ये -1 है, कितने लोगों का करेक्ट हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन का -1 है, यहाँ पे कितने लोगों ने करेक्ट किया है। H2O2 देखते ही दिमाग में परऑक्साइड आना चाहिए यार, अब तो इतना फेमिलियर हो जाना चाहिए बच्चों, इतनी भारी डिस्कशन कर लिया है। अब ये कितना है, -2, ये +2, लेड +2 इज मोर स्टेबल। नहीं ऐसे सोचो ना, ये +2 से ये +2 ही जा रहा है बेटा, इस बारी सल्फर जा रहा है +6 में, देखो ना, ये जा रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये रिड्यूस हो रहा है -2। हाँ, PBS एक रिड्यूसिंग एजेंट है और H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे भी ऐसे ही चेक कर लो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ये नाइट्रोजन +3 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में, देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। -1 से कहाँ जा रहा है ये, -2। यहां देख लो बच्चों, क्रोमियम 3 से कहाँ जा रहा है, +6, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है, यहाँ पे देखो बच्चों, क्या ये -1 से यहाँ 0 में जा रहा है,
चेक कर पा रहे हो आप? -1 से 0 ना, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और ये थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ +7 से कहाँ जा रहा है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, और यहाँ पे कुछ समझ में आया? क्वेश्चन कभी भी ऐसे पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो H2O2 दोनों तरीके से काम कर रहा है, यहाँ रिड्यूसिंग और यहाँ पे। कैसे समझ में आएगा कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों हो रहा है? जब भी वो पर्टिकुलर एटम का रेंज देख लो, -2 से +2 तक था, ऑक्सीजन का यही था ना, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर दे, अगर वो रेंज के बीच में है कहीं, तो इधर भी जा सकता है और इधर भी, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी, तो वो काम दोनों तरीके से कर सकता है। और रेंज के एकदम एक साइड हो जाए या अदर साइड हो जाए तो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बीच में हो गया तो दोनों तरीके से काम कर सकता है। समझ गए? क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो अब। ये तो एग्जाम्पल से। क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज बोथ oxidizing as well as reducing agent? Which of the following molecules can act as K2SO4 था, can act as both oxidizing agent as well as reducing agent? तो मैं आपके सामने मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं, KMNO4 ना, KMNO4 दे दिया मैंने, और कुछ लेना है आपको यहाँ पे? HNO2, K2Cr2O7 can act as both oxidizing as well as reducing agent। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ KNO2 लिख दे रहा हूँ, बात ही खत्म करो इसको ना, और यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ बेटा कौन सा? K2S या सोडियम सल्फाइड। Which of the following can act as both? हाँ हाँ, ये 4 एग्जाम्पल बहुत है। अगला क्वेश्चन लिख लो। Which of the following will only act as an oxidizing agent? Which of the following will only act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऐसे कौन से स्पीसीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एग्जाम्पल KMNO4, K2Cr2O7, F2 ना, HNO3, H2O2। मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। Which of the following molecule can act only as reducing agent? Only as reducing agent.
बस करूं क्या? चलो बहुत। हाँ जी बच्चों, कर लिया? अच्छा सॉरी। चलो बच्चों, फर्स्ट देख ले, पहला क्वेश्चन हो गया। आओ चलो देखते हैं। मैंने क्या पूछा था पहले क्वेश्चन में? क्या पूछा था? ओनली, ओनली या फिर दोनों तरह? दोनों तरह से। अब देखो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसका देखो, यहां देखो और यहां देखो। भाई मैं सोडियम में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा हूं पोटेशियम वगैरह में? क्योंकि ये तो +1 में ही रहते हैं, समझ रहे हो? इसलिए इन पे मेरा दिमाग नहीं है। तो बीच वाले पे देख रहा हूं। ऑक्सीजन भी मोस्टली -2 में है, तो उधर भी मैं अपना दिमाग। अब मुझे बताओ बेटा, क्या मैंगनीज के रेंज में, Mn के रेंज में, अगर मैं 0 से लेके +7 तक समझने की कोशिश करूं, तो क्या इसका ये हाईएस्ट स्टेट? अब बताओ, अगर ये हाईएस्ट स्टेट है, कभी भी रिएक्शन करेगा तो ये डिक्रीज ही करेगा। डिक्रीज करेगा तो काम कैसा करेगा? ऑक्सीडाइजिंग। रिडक्शन हो रहा है ना, तो विल एक्ट एज एन, तो ऑलवेज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑलवेज है, लेकिन मैंने पूछा क्या था? तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहां देखो +3, नाइट्रोजन फैमिली में रेंज क्या होता है? क्या ये रेंज के बीच में है? दोनों तरफ जा सकता है, ऑक्सीडाइज भी। तो जब ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो सकता है, तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे ख्याल से मैंने हिंट दे दिया, अब आप सोच सकते हो सबके बारे में। चलो गो अहेड, अब ये तीनों क्वेश्चन खत्म करो। चलो ये कर लिया सबने? बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ओनली बी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग, ये सबसे मिनिमम है। ये हमेशा कैसा काम करेगा? अरे ये मिनिमम कैसे मालूम? ऑक्सीजन फैमिली का रेंज हमने कल डिस्कस किया था, -2 टू +6, और एकदम बॉटम पे, रॉक बॉटम, इससे तो ऊपर ही जाएगा ना।
समझ गए बात? अब बताओ, ओनली एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आंसर होगा KMnO4, K2Cr2O7, F2B, HNO3B क्योंकि +5 में है, H2O2 नहीं सर, -1 है तो दोनों तरफ जा सकता है। अरे 0 की तरफ भी, रेंज रेंज रेंज, -2 to +2 है भाई रेंज इसका। हाँ कोई डाउट? एक एक करके। हाँ बेटा 0 है तो अब ये क्या होगा, -1 में ही जाएगा ना, तो काम कैसा करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो समझ में आ रहा है बात, क्योंकि ये उल्टा नहीं जा सकता है, +1 में कभी नहीं हो सकता है फ्लोरीन। अरे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दुनिया में, किसी की ताकत नहीं है कि वो इसको प्लस में लेके आ जाए। औकात इज द राइट वर्ड फॉर दिस। नहीं, हिंदी वोकैबुलरी में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, एक ही वर्ड में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इंग्लिश में दिस दैट लगाते रह जाओ, समझ नहीं आना पड़ता है, फील ही नहीं आता है। ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, कितने लोग बोल रहे हैं कि ये भी होगा सर, सोडियम भी होगा। हाँ बिल्कुल। चलिए बच्चों, कर लिया? अब बताइए, ये तो क्लियर है, बताओ सोडियम का क्या होगा, क्या सोडियम -1 में जा सकता है? नहीं, ऑलवेज +1, तो कैसा काम करेगा? तो कभी ऐसे पूछ ले, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट में तो सबसे अच्छे एग्जांपल होते हैं मेटल, और उनमें भी अच्छे मेटल्स जैसे अल्कली मेटल हो गए, इजिली आयोनाइज होते हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो सब्लिमेशन एनर्जी। कुछ याद आ रहा है? आयनिक कंपाउंड, बॉर्न हैबर साइकिल, ग्रेट। लिथियम भी रिड्यूसिंग एजेंट, NaI भी, ये दोनों तरफ जा सकता है, ये दोनों तरफ, इसको छोड़ के बाकी सभी होंगे। समझ गए? समझ गए बच्चों? हाँ, NaI विल ऑल्सो बी रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि आयोडीन पे देखो ना, ये तो +1 है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये -1 है, दोनों तरफ जा सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों तरफ नहीं बाबा, -1 है तो रेंज इसका -1 से लेके +7 तक, तो अब जब भी होगा तो बढ़ाएगा ही ना, घटने का तो कोई स्कोप नहीं है ना। तो इसलिए जब भी हमेशा इंक्रीज करे तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा, काम कैसा करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, कौन सा, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस बच्चों ये इंट्रोडक्शन ही है, बस खत्म, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ओनली इंट्रोडक्शन, आप लोग कर चुके हो। सबसे पहला लिखो इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। अब थोड़ा ध्यान से समझो, इसको समझ लो, कहानी खत्म है। देखो, जैसे हमने कुछ रिएक्शंस अभी देखे हैं बच्चों, जहां पे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्मिंग व्हाट, CuSO4 एंड प्लस, क्या कर रहा हूं मजाक में, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ऐसा ना? अब बताओ, क्या इसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है? तो बच्चों ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड या अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाए, एक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाए, तो ऐसे रिएक्शन की कैटेगरी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स है। लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर, वन मॉलिक्यूल विथ अदर मॉलिक्यूल, वन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अदर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो लिखो, intermolecular redox reaction is that reaction where oxidizing agent and reducing agent are separate compounds, separate compounds, वो अलग अलग होंगे। This is oxidizing agent and this is reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent are
सेपरेट कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड लिख लो, एक ही बात है, डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड, इज दैट क्लियर? अब जैसे देखो मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस, बच्चों थोड़ा संभल करके, Na2 KMnO4 प्लस H2SO4, KMnO4 प्लस H2SO4, ध्यान देते यार, it will become K2SO4 plus MnSO4 plus NaNO3 plus H2O। आप अगर यहाँ पे ध्यान देखो तो यहाँ 7 है, यहाँ पे कितना है +2। अब थोड़ा ना फटाफट देखने की आदत डालो, बहुत हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं, उसका कोई फायदा तो मिलना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये, तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स है ना? ऐसे सारे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। गॉट द क्लैरिटी? समझ गए? मैंने आपको जितने रिएक्शन कराए हैं ना, 15-20 जो भी कराए हैं, उनमें से आप देखो तो 16-17 एग्जाम्पल ऐसे ही होंगे जो इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स के ही। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन ये पूरे रेडॉक्स रिएक्शन में आप बोल लो 80-90% इसी का रिएक्शन होता है मोस्टली। अब आते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर? अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से देखो। KClO3 को अगर मैं गर्म कर दूं तो ये बन जाता है KCl एंड ऑक्सीजन ब्रेक होकर के निकल जाता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो क्लोरीन +5 में है, ऑक्सीजन -2, गर्म करने के बाद ये -1 में चला जाता है और ये 0। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो अलग अलग कंपाउंड्स का हो रहा है? नहीं सर, सेम ही कंपाउंड में हो जा रहा है, लेकिन सेम कंपाउंड में भी अलग अलग एटम का हो रहा है। एक यहां क्लोरीन है, दूसरा ऑक्सीजन। तो जब भी ऐसा रिएक्शन हो रहा हो, अलग अलग एटम का, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो रहा हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से, एक ही कंपाउंड के अंदर से, तो उसको बोलते इंट्रा, विद इन द सेम मॉलिक्यूल थिंग्स आर हैपनिंग। इंट्रा, इंट्रा वर्ड रिफर्स टू, अरे याद आ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, तो बिल्कुल वैसे ही इंट्रा का मतलब सेम ही कंपाउंड में दो एटम ऐसे होंगे, एक ऑक्सीडाइज और एक, लिखो ये बात, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स। देखो, if within the same compound, if within the same compound one atom undergoes oxidation and another atom undergoes oxidation and another atom undergoes reduction। एग्जाम्पल में ये लिख लेना, दो अलग अलग एटम होने चाहिए बेटा, एक क्लोरीन है तो दूसरा ऑक्सीजन। ये फटाक से एग्जाम्पल नोट करो। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स हो गया, विद इन द सेम कंपाउंड वन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, अदर एटम इज अंडरगोइंग रिडक्शन। कंपाउंड सेम ही है, लेकिन ऊपर वाले में क्या था? अलग अलग कंपाउंड से। गॉट इट? थर्ड देखेंगे कौन सा? डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन, मिटा दो। डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन लिख लिया? ये भी एग्जांपल में डिस्कस कर चुका हूं, देखो ध्यान से। ब्रोमीन को मैंने बोला था OH- के प्रेजेंस में थोड़ा अगर हीट कर दो तो ये NaBr बनता है, मतलब ब्रोमीन -1 स्टेट एंड BrO3 -1, जहां पे ये +5 स्टेट में जाता है। बोलो। अब देखो, एक ही मॉलिक्यूल में से
एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिडक्शन भी हो रहा है। नहीं देखने को लग रहा है कि यार विद इन द सेम मॉलिक्यूल एक ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा था, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये इंट्रामोलिकुलर जैसा है, पर फर्क है। इंट्रामोलिकुलर में दो अलग अलग एटम होते हैं, इसमें सेम ही एटम अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड सेम अंडरगोज पीस। नोट इट डाउन, दिस इज डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। इनके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मान लो H3PO2 को अगर हीट कर दिया तो ये बन जाता है PH3 प्लस H3PO4, ये भी एग्जांपल है। फॉस्फोरस को अगर OH माइनस के प्रेजेंस में गर्म कर दिया जाए तो ये बन जाता है कौन सा चीज, NaH2PO2 प्लस PH3, ये भी एग्जांपल वैसा ही है। देखो यहाँ +3 है बेटा, यहाँ -3, यहाँ +5। बाकी तो ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोग खुद समझते हो, निकाल लोगे। यहाँ P4 है तो ये 0 है, यहाँ कितना +1, यहाँ -3, तो देखो 0 से ऑक्सीडाइज 0 से रिड्यूस, एटम एक ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक ही है, तो एक ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस हो जाए तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ गए? अब इसके आगे हमारे पास एक दो और एग्जांपल बचे हैं, कौन से, कॉम्प्रपोर्शनेशन। ये कोई अलग सी कैटेगरी नहीं है, बल्कि एक ही इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स का एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो इसको मैं दिवाली के बाद डिस्कस करूंगा, और बस क्योंकि ये तीन ही मेन है, आपके बुक में बस यही तीन दिए हुए हैं, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। डेफिनेशन लिखना है, लिखो। If within the same molecule, the same atom, if within the same molecule, the same atom, same type of atom, if within the same molecule, same atom undergoes oxidation as well as reduction, if within the same molecule or compound, the same atom undergoes oxidation as well as reduction, then it will be termed as disproportionate reaction. Noted? Examples ये note कर लो. So that's all for the class, guys. Thank you.